बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और उसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलें भी साथ कर ली हों, न्यूमेरिकल भी हों तो एक सारा ओवरऑल कवर हो जाता है, हर तरह की समझ आ जाती है, क्योंकि सवाल तो ज़ाहिर है कहीं से भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चैप्टर 4 जो था हमारा वो क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि ताकत जो हम लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं और उसकी वजह से कोई चीज़ घूमती है, घूमने का जो इफ़ेक्ट आ सकता है जिसको हमने टार्क कहा था, उसकी वजह से जो उसके डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने इसमें करने हैं। सो देखें, पहला जो सवाल है, पहली जो एग्जांपल थी 4.1, ये कोई ख़ास उसने कोई प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं थी की हुई, लेकिन उसका सवाल बनता है। ये पिछले जो हमारी बुक थी उसमें भी बड़ा अच्छा ये सवाल बना हुआ था और पेपर में आता था, तो इसको हमें करना चाहिए तैयार। तो यहाँ पे उसने एक आइडिया हमें दिया है कि क्या है कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस हैं। एक फोर्स जो है ये उसने लिखा हुआ 200 न्यूटन की है, एक 300 न्यूटन की है, एक 250 न्यूटन की है। 3 फोर्सेस हैं और तीनों मुख्तलिफ एंगल्स पे लग रही हैं। ये 200 वाली है ना, उसका एंगल है 30 डिग्री का, एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बनाते हुए लग रही है। ये जो 300 वाली है ये 45 डिग्री का एंगल है और 250 वाली जो है उसका 60 का एंगल है। तो कहता है कि इनको रिप्रेजेंट करें कि कैसे हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए इनको शो कराना है और इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो वो ज़रा मोटा मोटा आप इसको समझ लें। तो देखें, सबसे पहले हमें स्केल चाहिए होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं ये फोर्सेस हैं। तो फोर्स को पेपर पे शो कराना है, तो जितनी फोर्स होगी उस लिहाज से जब पेपर पे शो कराते हैं तो वो सेंटीमीटर्स वगैरह, तो सेंटीमीटर्स में हम उनको शो करवाते हैं, क्योंकि पेज के ऊपर उतना ही काम शो कराया जा सकता है। तो हमने वो जो न्यूटन्स हैं, फोर्स जो है वो न्यूटन में होती है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर्स में। तो उसके लिए एक मुनासिब सा स्केल लेते हैं। जैसे यहाँ हमने 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रख लिया है, क्योंकि अगर हमारे पास 200 न्यूटन होगा तो फिर वो 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर को शो कराना आसान है। इसी तरह 300 न्यूटन है तो 3 सेंटीमीटर, 250 है तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे पहले तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे कि कौन सी फोर्स जो है वो कितना उसकी लेंथ बनेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर साथ उसने ज़ाहिर है ये एंगल्स बताए हुए हैं कि ये जो हमारी फोर्सेस हैं, देखें F1 अगर इसको आप कह लेते हैं, ये हमारी F1 है तो वो 30 का एंगल बनाती हुई जा रही है। ये वाली जो है वो F2 है, वो 45 का एंगल बना रही है और वो आगे F3 जो है वो 60 का एंगल बना रही है। अब जब हमने इनको ऐड करवाना है या रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा एक एक्स एक्सिस बना लें, एक वाई एक्सिस बना लें ज़रा प्यारा सा करके। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये F1 दिखानी है ना 30 सेंटीमीटर वाली, तो आपने क्या करना है, 30 का एंगल पहले डेवलप कर लेना है। ये मेरे पास D है, D रख के आप इसको करते होते हैं, मैंने ये वैसे बना दिया हुआ, लेकिन मोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि D का ये जो क्रॉस वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, इस चीज़ को आपने इस क्रॉस के ऊपर लाना है और ये जो लाइन होती है ना ये वाली, इधर ये जो सबसे नीचे 0 डिग्री वाली, उसको इस लाइन के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये देखें ज़रा कि इसको आपने ऐसे करके और इधर से ये लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाएं और देखें कि 30 का एंगल कहाँ बन रहा है। ये देखें 30, ये नीचे वाले को मेजर करते हैं, 0, 10, 20, 30, ऊपर वालों को नहीं देखना। तो ये 30 है तो 30 के सामने एक निशान लगा लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने ये छोटा सा करके निशान लगाया हुआ। अब आपने क्या करना है, आपको पता है 2 सेंटीमीटर की है तो आपने स्केल ले लेना है। अब मेरे पास ये वाली स्केल है, दूसरा नहीं था, तो आपने इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ से रख के, ये देखें यहाँ 0 से रख के डायरेक्शन वही जो आपने ये पॉइंट लिया था उसकी डायरेक्शन रख के, तो ऐसे करके उसको एक लाइन लगा देनी है 2 सेंटीमीटर की। तो ये आपकी F1 इस तरह से बनेगी। अब जब F2 बनानी है 45 डिग्री वाली, तो यहाँ जहाँ एंड हो रहा है ना F1, वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खुद से बना लें, यानी ऐसे करके इसके पैरेलल जो है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन बना लें। अब यहाँ पे हमें 45 डिग्री चाहिए, तो फिर आपने ये D पकड़ लेनी है और इसको आपने ये यहाँ पे, अब ये कोना बनेगा इस जगह पे, और अगेन ये वाली जो लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है ये वाली, इसके ऊपर अपनी ये वाली लाइन को चढ़ाएं इसको, और ऐसे करके तो जहाँ पे 45 बनता है वहाँ पे ऐसे करके आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैंने ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ था उसका प्रॉपर ध्यान रख के। ठीक है, तो आपने अब वो क्या है जी, वो 3 सेंटीमीटर है, तो फिर अगेन आपने स्केल ले लेना है, ये स्केल इस तरह से करके और यहाँ से यहाँ पे रख के तो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लेकिन जाहिर है कि उसी एंगल के ऊपर, क्योंकि जो आपने निशान लगाया होगा, ये देखें निशान लगाया हुआ 45 डिग्री का, तो उसी एंगल पर रख के आपने वो लाइन लगा लेनी है।
और इसी तरह से फिर यहाँ जब एंड होगा वहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन ले लेनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे आपने 60 का एंगल बना लेना है, और वो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन, अब 60 का एंगल ये वाला पॉइंट बन रहा था तो ऐसे उसकी डायरेक्शन में ऐसे करके, तो ये तीनों आपने हेड टू टेल रूल के ज़रिए F1, F2 और F3 को हमने शो करा लिया। अब हमें अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मेरे पास कच्ची पेंसिल नहीं है, मैं इसी से कर लेता हूँ कि ये जो फाइनल हेड बना है और ये जो स्टार्टिंग टेल थी इनको आपने मिलाना होता है, ठीक है। ये ऐसे करके ज़रा आप मोटा मोटा, ठीक है, ऐसे करके डॉटेड लाइन लगा ले, ठीक है, ये करके। अब ये जो लाइन आई है इसकी लेंथ आपने मेजर कर लेनी होती है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ज़ीरो को जो है वो यहाँ से रख के, सो देखें ये कहाँ पे आ रही है, तकरीबन मुझे उठना पड़ेगा, नज़र नहीं आ रहा, ये 7.7 है, वो आप देख लीजिएगा कितना बनता है। तो 7.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो 7.7 सेंटीमीटर है। अब ये जो कि सेंटीमीटर्स में हम लिख रहे हैं तो इसको कन्वर्ट भी तो करना है, क्योंकि फोर्स हमारी न्यूटन में थी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे जाएगा, 7.7 को 100 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो ये 770 न्यूटन आ जाता है। तो ऐसे करके आपको इसकी रिजल्टेंट मिल जाएगी। और इसी का अगर आपने एंगल देखना है कि भाई किस एंगल पे हमारी ये रिजल्टेंट लगेगी, तो दोबारा इसको आप रखें वहाँ पे, ठीक है, ये इससे और इधर से ये इसके ऊपर, तो ये हमारी रिजल्टेंट लाइन जा रही है ना, तो ये 50 से नीचे है, कितना नीचे है को 3-4 एंगल 6, 7, 8, ये ऑलमोस्ट 47 या 48 का एंगल है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये ऑलमोस्ट 48 का एंगल है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा जो है ऐसे करके लिख लें 48 डिग्री या 47 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके ना, ठीक है, एंगल भी हमने इस डी की मदद से ले लेना होता है। तो बहरहाल ये एक सवाल था जो थोड़ा सा हट के था, ठीक है, बाकियों से डिफरेंट था। तो बहरहाल इस तरह से इसको हम कर लेते हैं कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब प्रॉपर अपने जो मेन सवाल है उनकी तरफ आते हैं, टार्क वाले और दूसरे। तो देखें एग्जाम्पल 4.2 है, यहाँ पे कह रहा है एक स्पैनर है, वही जो रेंच होता है जिससे हम कोई नट वगैरह टाइट करते हैं और खोलते हैं, और रेंच ज़ाहिर उसकी डिफरेंट लेंथ होती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अ स्पैनर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़ाहिर इसकी लंबाई वो बताएगा, क्योंकि जहाँ से पकड़ के आपने उसको घुमाना है तो वो लेंथ होती है उसकी। तो लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। लॉन्ग इज यूज टू ओपन अ नट, ज़ाहिर नट खोलना है हमने। इफ़ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, तो पहले देखें ये लेंथ उसने दी हुई है ना, आपने डायरेक्ट L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लेना है। अब चूंकि ये सेंटीमीटर है, मैं या बार बार कहता हूँ, अपने बेटे को भी कह रहा था कि जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम सेंटीमीटर्स में हल नहीं करते। हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की वो मीटर है, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है, तो आपने 100 पे इसको डिवाइड करना है। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 100 पे डिवाइड करें 0.25 मीटर बनेगा। अब साथ उसने ये फोर्स बताई हुई थी 400 न्यूटन की, तो आप फोर्स जो है वो लिख लेंगे 400 न्यूटन है। और करना क्या था कि क्या उसने पूछा हुआ है, इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द स्पैनर, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर टार्क कितना लगेगा। तो सिंपल टार्क उसने पूछा हुआ है, कैपिटल टा वगैरह जो है वो हमने फाइंड करना है। टा का आपको फार्मूला पता है, फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। अगर हमारी जो फोर्स है और जो वो क्या कहते हैं उसका जो मूवमेंट आर्म है, एल का मतलब मूवमेंट आर्म है, तो फोर्स और मूवमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लगने चाहिए। जैसे कि देखें इस फिगर में लग रहे हैं, ये फोर्स हमारी ऊपर को लग रही है और ये जो मूवमेंट आर्म है ये उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी होता है 90 डिग्री का एंगल, तभी हमारा ये वाला फार्मूला लगता है, वरना फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, F इंटू एल। तो जस्ट हमने दोनों को ज़रब देनी है, तो 400 दिस वन करेंगे 100, और टार्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ की मीटर है, दोनों को इकट्ठा करते हैं तो टार्क की यूनिट बन जाती है। तो ये हमारा छोटा सा सवाल है 4.2 का, ये शॉर्ट भी बन जाता है, लॉन्ग उसकी मर्जी है, बनाना चाहे तो बना सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 4.3। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, सो 4.3 में क्या करना है, अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन, फोर्स कितनी दी हुई है 160 न्यूटन की, तो आपने फौरन साथ लिख लेना है फोर्स 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स के ऊपर लग रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल भी हमें पता चल गया 60 डिग्री। सवाल पढ़ते पढ़ते, न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते जो जो डाटा आता जाए उसको साथ साथ लिखते चले जाते हैं,
और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि डाटा सिर्फ लिख देने का भी एक नंबर लाजमी है। अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल हो तो एक नंबर मस्ट मिल जाता है। जस्ट डाटा सवाल में से निकाल के ऐसे लिख देना कि भाई फाइंड क्या करना है या गिवन क्या है, ठीक है। सवाल हल करना ना आता हो लेकिन वो फिर भी आपको एक नंबर मिल जाता है। तो एंगल 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ। तो करना क्या है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, एफ एक्स और एफ वाई। ये बड़ा इजी काम है। तो ये मैं हल्का सा बना दिया है कि लो जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फोर्स हमारी ये जा रही है, कितने न्यूटन की थी, 160 न्यूटन की, और 60 का ही एंगल बना रही है। तो ज़ाहिर है आपको पता जब ऐसे जा रही हो तो यहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे लेके आए तो ये एफ वाई हो जाता है, ये एफ एक्स हो जाता है। बेसिक काम ये है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे मैंने समझाने के लिए बनाया। आपने बेसिकली इसके फार्मूले जेन में रखने हैं। एफ एक्स किसके बराबर था, एफ कॉस थीटा। एफ वाई किसके बराबर है, एफ साइन थीटा। वाई वाले पार्ट में साइन थीटा है, एक्स वाले पार्ट में कॉस थीटा है। ये जाहिर है इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसको याद करें जस्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फोर्स की वैल्यू 160 लगाएं, थीटा की जगह 60 लगाएं। कैलकुलेटर में cos 60 फाइंड करें, जो वैल्यू आए उसको 160 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 80 न्यूटन जो है ये बन जाएगा। इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू साइन थीटा 60 डिग्री, साइन 60 कुछ और वैल्यू आ जाएगी, इसको 160 से मल्टीप्लाई करें तो देखें दोनों कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। ईजी हो गया। नेक्स्ट चलें जी 4.4 जो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या है जी, अब मीटर स्टिक, एक हमारे पास पूरा एक लंबा मीटर है। जैसे फुट्टा होता है ना, तो फुट्टा भी लकड़ी का बना होता है, तो लोहे का भी हो सकता है 12 इंचेस का। तो एक मीटर भी ज़ाहिर है। और जैसे ये कपड़े वाले जो होते हैं ना, उनके पास होता है ये मीटर बकायदा, वो ज़ाहिर कपड़ा नापना होता है उन्होंने। तो एक कहता है मीटर की एक स्टिक है हमारे पास, इज पिन्ड एट वन एंड। एक तरफ से उसको हमने पिन लगा दिया, एक तरफ से हमने उसको जोड़ दिया है। एट वन एंड ओ कह सकते हैं टेबल के ऊपर, यानी एक टेबल है आपके पास, टेबल के ऊपर एक लंबी सी स्टिक 1 मीटर की पड़ी हुई है। एक हिस्सा उसका दरमियान में कह लें या कहीं भी कह लें, आपने उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन वो घूम सकता है। जैसे कील लगा दें, एक तरफ से कील लगाएंगे तो दूसरी तरफ से आज़ाद है। पक्का टाइट करके नहीं लगाना, ठीक है, थोड़ा सा लूज रखना ताकि वो उसके ऊपर मूव कर सके अगर हम इधर उधर उसको हिलाएं तो, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। वही बात, रोटेट ये कर सकता है। वन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन। अब उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगानी है 18 न्यूटन की। इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जो उसकी लेंथ है उसके परपेंडिकुलरली 18 न्यूटन की। ये मैंने साथ बनाने की कोशिश की है कि ये हमारा जी ये मीटर रॉड है सारा, ये जा रहा, यहाँ पे ओ पॉइंट पे हमने उसको फिक्स कर दिया है। अब इस जगह के ऊपर हम 18 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये उसने बात कहा था, ये यहाँ पे की हुई है 18 न्यूटन। इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एट इट्स फ्री एंड। जाहिर है फ्री एंड की तरफ ही लगानी है ना, दूसरी तरफ तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, उधर तो वो फंसा हुआ है वो। अनदर फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब कहते हैं एक और फोर्स है, अब वो यहाँ पे करके है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है। ये यहाँ पे है परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ, और ये 30 ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, विद द स्टिक। एट व्हाट डिस्टेंस, कितने फासले पर, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टिक, स्टिक के एंड से, शुड द सेकंड फोर्स एक्ट, ये दूसरी फोर्स है ये कहाँ लगनी चाहिए, इधर लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, इस जगह लगे, किधर ये फोर्स लगनी चाहिए, ये जो है 60 न्यूटन वाली, वो क्या हो उससे, सच दैट द स्टिक डज नॉट रोटेट, कि उसको रोटेट होने से बचाना है। यानी देखो एक फोर्स, हम देखें दोबारा से देख लें जरा, ये समझने वाला काम है। ये हमारी मीटर रॉड है, उसने कहा जी उसके एक जगह के ऊपर हम 18 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ, उसके एक एंड पे, समझ लें यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलरली नीचे को लगा रहे हैं। अब जाहिर है जब यही अकेली फोर्स होगी तो उसने उसको घुमा देना इधर को, ठीक है, क्लॉकवाइज जो है उसने मूवमेंट कर लेना है, रोटेट हो जाना है, लेकिन हमने उसको रोटेट होने से रोकना है, तो एक और फोर्स लेके आएंगे। अब वो फोर्स जो है लगनी कितनी, किस एंगल पे है, 30 के एंगल पे, ठीक है, वो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी करके, ठीक है, ऐसे इस तरह से करके, एक्स एक्सिस ऐसे होगा ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके एंगल 30 का एंगल बनाती हुई लगनी है। और लगानी भी कितनी है, 60 न्यूटन की। हालांकि ये वाली 18 न्यूटन की है, ये हम ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन एंगल पे लग रही है ना। तो कहता कितना फासला रख के लगाएं,
ठीक है। तो वो फासला हमने नापना है, ये डी नापना है कि ओरिजिन से जहाँ से फिक्स किया हुआ है वहाँ से कितने फासले पर लगाएंगे तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को आउट क्लास कर दें, बैलेंस कर दें, कैंसल आउट कर दें एक दूसरे को। तो उसके लिए देखें बुनियादी काम ये है कि हमने ये जो एंगल वाली फोर्स है ना इसके कंपोनेंट बना लेने हैं, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है ना 18 न्यूटन वाली, ये बस बिल्कुल नीचे को लग रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलरली लग रही है। तो इसके लिए हमें इसके कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे वाई कंपोनेंट बन जाता है इस तरह से। आपको पता है इधर वाला जो कंपोनेंट होता है ये एक्स कंपोनेंट होता है, या ऊपर की तरफ चले जाएं या नीचे की तरफ जाएं तो ये वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा वाई कंपोनेंट ही है, इसका एक्स तो है ही नहीं है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। असल काम ये एंगल वाली का है। तो लेट्स सपोज जी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इधर से लेके यहाँ तक ये डी डिस्टेंस है, और डी डैश जो है, डी डैश मतलब सारा डिस्टेंस जितना ये 18 न्यूटन जो लग रही है वो डी डैश के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स हम बना लेंगे। तो इधर से जब कंपोनेंट बनाएंगे ऐसे परपेंडिकुलरली नीचे लाएंगे तो ये एफ वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब देखें जरा सोल्यूशन करते हुए क्या क्या हमने लिखना है, क्या ध्यान रखना है। सिंस स्टिक इज ऑन द टेबल, जाहिर है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, सो वेट ऑफ द स्टिक डज नॉट अफेक्ट। पहला बात तो पहली जो चीज है वो तो निकाल दी हमने कि जो उसका अपना वजन है वो तो कैंसल आउट हो गया, क्योंकि वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, कहीं लटकी नहीं हुई, ठीक है ना। तो ऊपर पड़ी हुई है तो उसका वेट जो है टेबल ने सहारा हुआ है, तो रोटेट तो उसने ऊपर ऊपर उसके घूमना है ना, उसकी सतह के ऊपर घूमना है, तो इसलिए वेट को तो हम साइड लाइन कर देते हैं। अब वही बात को जो 60 न्यूटन वाली फोर्स थी, मैंने कहा था उसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, तो जाहिर है एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, और इसमें चूंकि हमें फोर्स का भी पता है एंगल का भी पता है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों निकल सकते हैं। तो एफ की वैल्यू लगाएं cos 30 डिग्री, वो ये आई, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। इसी तरह y कंपोनेंट f साइन थीटा वो आप करें, ये 0.5 आता है, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 30 न्यूटन आ जाता है। तो x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया। अब जरा थोड़ा सा समझिएगा दोबारा कि इसमें देखें, कहते हैं fx पासेस थ्रू द x एक्सिस, क्योंकि जो x कंपोनेंट है वो उसी x एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना, सो इट्स टार्क विल बी जीरो, उसका अपना टार्क कोई नहीं है, क्योंकि देखिए वहीं पे तो हमने उसको रखना है, और ये जो fx पार्ट है उसकी डायरेक्शन जो है वो यही वाली है जो उसकी पहले से डायरेक्शन है, तो इसलिए x कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, उसने रोटेट नहीं करवाना, रहेगा तो जाहिर है क्वांटिटी तो है उसकी, लेकिन ये है कि उसने रोटेट नहीं कराना, क्योंकि वो उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है जिस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जो उसका मोमेंट आर्म पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसने नेगेट कर देना, खत्म कर देना है। अब असल काम आएगा ये वाई कंपोनेंट का और ये 18 न्यूटन जो नीचे को लग रहा है इनका। तो इसको हमने फिर ये जो फार्मूला होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो हमने लगाना है, टा1 इज इक्वल टू टा2, ठीक है। अब टा1 क्या है, d इंटू 30। अब देखें वाई कंपोनेंट हमारा क्या निकला था 30 न्यूटन, ठीक है, और उसका चूंकि यहाँ पे लग रही है ना तो इसका ये जो लेंथ है वो d है, तो फिर मोमेंट आर्म ये हुआ और उसकी जो फोर्स हुई ये जो 30 न्यूटन है, तो d इंटू 30, ये टा1 जो है हमारा d इंटू 30 होगा, और टा2 जो है ये जो जहाँ पे 18 न्यूटन है तो ये पूरी लेंथ थी, पूरी लेंथ असल में 18 मुझे यहाँ बनाना चाहिए था फिर ज़्यादा बेहतर समझ आती, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ है 1 मीटर की, ठीक है। तो लेंथ इसकी ये जो डी जो भी है वो मोमेंट आर्म जो है वो हमारा 1 मीटर हो जाएगा, और उसकी जो फोर्स है वो 18 है, तो 1 मीटर और साथ उसके 18, ठीक है। तो दोनों का टार्क जो है वो बराबर रखना है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम आएगा, तभी तो वो रोटेट नहीं करेगा, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। अब यहाँ से d बड़ा इजीली फाइंड हो जाएगा, 30 जाके उसको डिवाइड करेगा, 18 1 जार 18 है, 30 पे डिवाइड करें 0.6, तो 0.6 मीटर तक आपने रखना है, या समझ लें 60 सेंटीमीटर पे रखना है। तब अगर आप ये वो वैल्यू लगाएंगे फोर्स की तो एक दूसरे को नेगेट कर देंगे। तो बात समझ आ गई कि हमने ये जो ये वाली फोर्स थी उसके दो कंपोनेंट बनाए, एक्स कंपोनेंट को कहा भाई ये तो लगना नहीं है, वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट के साथ टा1 बना है, टा2 जो है हमारा 18 न्यूटन फोर्स के साथ बना है, और वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करके हमें इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.5, ये भी थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इसके दो तरीके हैं, एक तो जुबानी कर सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर कितने हैं, वो इजीली 2 नंबर का काम हो जाता है, लेकिन जो बुक में किया हुआ है थोड़ा लेंथी पार्ट किया हुआ है तो जाहिर है फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बनेगा। करते हैं किस तरह से हैं वो ज़रा देख लें। कहते हैं एक पिक्चर है, एक तस्वीर है, ये वाली एक तस्वीर जी बनाई हुई है हमने, और उसको हमने 2 तारों से हैंग किया हुआ है, एक थ्रेड या तार जो है वो ये वाली है, एक थ्रेड या तार ये वाला है, तो 2 हमने हुकों के साथ बांध के उसको अब सीलिंग के साथ या किसी भी दीवार के साथ जो है उसको लटकाया हुआ है।
तो जाहिर है जब लटकाएंगे तो इसका अपना वजन होगा, वेट होगा जो उसने बताया होगा। वेट ऑफ द पिक्चर उसने बताया हुआ है 5 न्यूटन की वो फोर्स, वो जो वेट है उसका वो 5 न्यूटन है। ठीक है, वो ये हो गया। अब यहाँ पे जाहिर है कि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर बनना है ये वाला। ठीक है, तो दोनों जो हमारी ये जो रस्सियाँ हैं या जो भी ये चीज़ है, तो इनके अंदर जो है टेंशन क्रिएट होनी है, क्योंकि जब कोई चीज़ लटकती है तो धागा जो है वो खिंचता है। ठीक है, तो वो धागा या रस्सी जो है उसने खींचना है, तो जो खिंचाव पैदा हो रहा है वही टेंशन हम नाम देते हैं। तो T1 इधर और T2 इधर, ये कितनी हुई है ये हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी टेंशन है। और बात उसने देखें बताई हुई है कि उसके सेंटर से ये 20 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 20 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर तो एक जैसा डिस्टेंस हो ना, तो जो टेंशन है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर ये 5 न्यूटन की ये वेट है ना, तो वो वेट, जितना वेट होता है उतनी ही टेंशन होती है। अब 5 का आधा कितना होगा, 2.5, 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 टेंशन इसमें होनी है, 2.5 टेंशन इसमें होनी है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस एक जितना है, तो दोनों में इक्वली टेंशन डिवाइड हो जानी है। सिंपल सा फार्मूला या सिंपल सा जो आंसर आपने देना है वो इस तरह से हम दे सकते हैं कि भाई जितना वजन होगा उतनी ही टेंशन दोनों में होनी है, आधी आधी करके। ठीक है, क्योंकि आधा उसने सहारा हुआ है, आधा उसने सहारा हुआ है, तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो जुबानी आंसर हो गया, लेकिन एक्चुअली लिख के कैसे करना है तो वो ज़रा देख लें। एक तो वही बात कि टोटल अपवर्ड फोर्स, टेंशन्स जो है उनकी फोर्स ऊपर की तरफ है, उनका का खिंचाव ऊपर की तरफ है, वेट उनको नीचे लेके जा रहा है। तो दोनों अपवर्ड जो फोर्सेस हैं T1 एंड T2 वो प्लस करके वो बन रही हैं। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट है, वेट आपको पता है हमेशा ज़मीन की तरफ आता है, किसी भी चीज़ का वजन जो है वो ज़मीन खींच रही होती है ना, तो वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी और वो 5 न्यूटन है। हमें T1 और T2 अलहदा से अलहदा फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें एक्स कंपोनेंट कोई नहीं है फोर्स का, यहाँ पे भी देखें एक फोर्स नीचे को आ रही है, एक फोर्स यानी टेंशन्स जो है वो ऊपर को जा रही हैं। तो ऊपर नीचे जो चीज़ जा रही है तो ये वर्टिकल हुआ ना, तो वर्टिकल आपको पता है कि हमारा y कंपोनेंट होता है, तो x कंपोनेंट तो निकल गया कि इस x यानी इधर से कोई फोर्स नहीं लग रही ना इधर से कोई फोर्स लग रही है, तो x कंपोनेंट खत्म हो गया, नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, और चूंकि वो पिक्चर वहाँ बैलेंस में है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो बैलेंस में होने का मतलब कि जितना वेट होगा उतनी ही ऊपर को तरफ टेंशन्स जाएंगी, यानी कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से ये निकाल दें तो 0 बाकी आंसर बचता है, क्योंकि ये दोनों और ये बराबर है आपस में, तो हम ये लिखेंगे T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें, क्योंकि ये हमने इस्तेमाल में लानी है। अब आगे चलें, अब यहाँ पे हमने अगेन टार्क का सहारा लेना है। अब टार्क का सहारा इस तरह से लेना है कि हमने सपोज कर लेना है कि लेट ये जो बी पॉइंट है ना, ये हमारा रोटेटिंग पॉइंट है, यहाँ पे समझ लें कि यहाँ से आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, तो इस जगह से चीज़ ने घूमना है। अगर हम इसको लगाएंगे तो ज़ाहिर है इधर को घूमेगी या ऊपर से इधर को घूम सकती है, तो घूमने का जो फिक्स पॉइंट है ना वो हम ये ले रहे हैं। इसको सेंटर मानते हुए हमने टार्क जो है वो डेवलप करने हैं कि इसके वजह से कितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से कितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसका जब टार्क लेना है, देखें टार्क जब भी लेना है, टार्क का जब भी सवाल आएगा तो दो ही चीज़ें हैं, एक फोर्स है एक मोमेंट आर्म है, F इंटू एल, यही दो चीज़ें हैं। अब देखें इसका जब हम करने लगेंगे ना, तो इसका चूंकि हम इसको ही सेंटर मान रहे हैं, तो इसकी जो फोर्स है वो कहाँ से आएगी, फोर्स आएगा ये जो वजन है, वेट और फोर्स मैंने कहा था बराबर होते हैं, तो वेट कितना है 5 न्यूटन का, तो यहाँ पे फोर्स इसके लिए बी पॉइंट के लिए या ये जो टेंशन नंबर 2 है इसके लिए हम अगर वो वेट लेंगे तो वो कितना होगा 5 न्यूटन पूरी की पूरी पिक्चर का, और उसका जो मोमेंट आर्म है वो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है कितना 20 सेंटीमीटर वो हम लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा टा2 इज इक्वल टू टा1, ज़ाहिर है दोनों टार्क बराबर होने हैं, तो एक तरफ का जो टार्क मैं अभी बता रहा हूँ W इंटू बी ओ, ठीक है, वेट इंटू बी ओ, तो वेट इंटू 0.2 और वेट कितना है 5, तो 5 इंटू 0.2। अब 0.2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को 20 को जब आप 100 पे डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर है कि 0.2 आएगा, तो 0.2 आपने, मैंने पहले भी कहा था जब भी सेंटीमीटर आए उसके मीटर्स बना लें,
ठीक है। तो वेट इंटू ये मोमेंट आर्म, W इंटू ये 0.2, तो वो हम इस साइड पे लिख रहे हैं W इंटू 0.2। अब दूसरी तरफ का जो टार्क है वो इसकी वजह से बनना है, इसको टा1 हम कह रहे हैं। अब इसकी जो टेंशन फाइंड करनी है कि भाई इसके ऊपर कितना वेट लग रहा है या कितनी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो तो फाइंड करनी है। तो फोर्स की जगह पे T1 हम एज इट इज लेंगे। अब इसकी जो लेंथ होगी, अब देखें ये हमने वो मेन लिया हुआ ना मरकज जहां से उसने घूमना है, तो इसकी जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक बननी है। 20 + 20 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करें 0.4, तो T1 फोर्स की तरह इंटू ये जो मोमेंट आर्म है 0.4, तो T1 इंटू 0.4 वो हमारा आएगा इसकी तरफ, T1 इंटू 0.4। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे, W की वैल्यू हमें पता है 5 है, 0.4 ने जाके डिवाइड करना है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करके 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो टेंशन 1 जो है T1 वो 2.5 मिल जाएगी हमें। अब 2.5 T1 हमें मिल गई, ये वाली टेंशन मिल गई। अब इस वाली का नहीं पता, तो उसके लिए अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, T1 + T2 - W, क्योंकि T1 हमने कैलकुलेट कर लिया 2.5, वो हम यहाँ लगाएंगे, W 5 है वो यहाँ लगाएंगे, और ये देखें अगले पेज के ऊपर हमने ये किया हुआ है कि T1 की जगह 2.5, W जो है वो 5 न्यूटन था, ये दोनों उठ के उस तरफ जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, -5 ने +5 हो जाना है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस होके देखें 2.5। तो देखें हमने घुमा के इधर से कान पकड़ा है, लेकिन आंसर वही है। लेकिन बुक वाले ने चूंकि इस तरह से टार्क को यूज करके दिखाया हमें, तो फिर हमें बस वैसे करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हमें जुबानी पता चल रहा था कि आधी आधी टेंशन दोनों तरफ जानी है, 2.5। और ये हमारी 4.6 वाली एग्जांपल है, बुक के ऊपर उसने इसको भी 4.5 कहा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है 4.6 बनती है। और ये थोड़ी सी हटके है, कहते हैं 150 ग्राम स्टोन की जो वज़न है, जो केजी मैटर है उसके अंदर, वो कितना है 150। अब ज़ाहिर है 150 है तो ये मास है उसका, और ये ग्राम में है, तो जो मास है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, किलोग्राम। जैसे लेंथ की मीटर है तो मास की किलोग्राम है, तो ग्राम और किलोग्राम में 1000 का गैप होता है, तो आपने 1000 पे इसको डिवाइड करना है। मीटर में और सेंटीमीटर में 100 का गैप था, तो आपने 100 पे डिवाइड करना है। तो 100 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर का सहारा लें, 0.15 kg आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, अटैच टू अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी के साथ हमने उसको जोड़ा हुआ है, इज विल्ड, उसको सर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, इन अ हॉरिजेंटल सर्कल, जाहिर है कि ऐसे गोल गोल, ये वाला सर्कल नहीं, सर्कल ये वाला, ये हॉरिजेंटल ही हुआ ना, कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ हम उसको रख रहे हैं, और स्पीड उसकी 8 है, तो साथ साथ स्पीड भी लिख लेंगे, जो मैटर चीज़ आती जाए साथ साथ लिखते जाते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.2, रस्सी की जो लेंथ है वो 1.2 है, तो रस्सी की लेंथ वही बनेगी जो उस सर्कल का डायमीटर बनेगा। देखें ना, अगर हम उसको, ये रस्सी आ रही है और रस्सी को हम यहाँ हमारा हाथ है, तो जब उसने गोल गोल घूमना है तो ऐसे करके घूमेगी ना, तो ये बेसिकली उसका रेडियस बन जाता है, जितनी रस्सी की लेंथ होती है, तो वो लेंथ है 1.2, तो रेडियस जो है वो 1.2 है। तो करना क्या है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला है mv²/r। तो मास की वैल्यू लगाएं, v की वैल्यू लगाएं, और नीचे r की वैल्यू। तो कैसे हल करेंगे, 8 का स्क्वायर ले लेंगे, 8 का स्क्वायर जो आएगा उसको 0.15 से मल्टीप्लाई, जो आंसर बने उसको 1.2 पे डिवाइड कर दें, तो 8 न्यूटन जो है हमारी ये फोर्स बन जाएगी। अब यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई, 6 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल करते समझते हुए भी अच्छा खासा टाइम हमारा लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आ सकती हैं, एग्जाम्पल भी आ सकती हैं। अब प्रॉपर जो न्यूमेरिकल जो हम कहते हैं कि जी बुक के पीछे जो लिखे हुए हैं वो हमने हल करने हैं। तो 4.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A force of 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट, एक फोर्स है 200 न्यूटन की, आपने फ़ौरन लिख लेना है F = 200 न्यूटन। इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट, किसी छकड़े के ऊपर, किसी टांगे के ऊपर लग रही है वो फोर्स, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल भी आ गया 30 डिग्री, थीटा लिख देंगे, विद द हॉरिजेंटल, जाहिर है हॉरिजेंटल के साथ ही होता है, ज़मीन के साथ साथ। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, तो डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता डायरेक्ट चल गया कि एफ एक्स चाहिए और एफ वाई चाहिए। एफ एक्स का फार्मूला अभी हमने पीछे किया था, एफ कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री और 200 फोर्स है, कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर में करें, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें, 173.2 न्यूटन। इसी तरह एफ वाई जो है एफ साइन थीटा होगा, एफ की वैल्यू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, मल्टीप्लाई करें
न्यूटन। सो देखें बड़ा सिंपल सा काम है ये वाला। तो 4.1 तो हो गया। 4.2 यहाँ क्या करना है, अब फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, तो जाहिर है फौरन आपने लिख देना है F इज इक्वल टू 300 इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब। ठीक है, परपेंडिकुलर जब टॉर्क करना होता है वो फोर्स परपेंडिकुलर ही लग रही होती है। एट द नॉब ऑफ अ डोर, दरवाज़ा खोलना है, उसका जो हैंडल है, जो गोल गोल वाले हैंडल होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है, तो उस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्राम हिंज, हिंज वही होती है जहाँ से वो उसका कब्जा लगा होता है दरवाजे का, जहाँ से उसने चिर करके जो है वो घूमना होता है। ठीक है, तो नॉब का और वो कब्जे का जो फासला है वो 1 पॉइंट कितना है, 2 मीटर। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारा मोमेंट आर्म जो L होता है। तो टार्क फाइंड करने के लिए यही चाहिए होता है ना, फोर्स और मोमेंट आर्म, तो वो दोनों चीज़ें वो हमें दे रहा है। सो व्हाट इज़ द टार्क प्रोड्यूस, टा हमने फाइंड करना है, और फिर साथ पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम उसको करके देख लेते हैं। एफ़ की वैल्यू जो है ये नज़र आ रहा है, ओके। तो F लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है 1.2, टा फाइंड करना है, F इंटू L, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। और टार्क पॉजिटिव होना है क्योंकि हमने उसको क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना होता है। तो जब क्लॉकवाइज चीज़ घूमती है तो वहाँ पर ज़ाहिर है टार्क जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट्स इट। आगे चलते हैं। 4.3 में क्या कह रहा है, 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल। अब अगेन वही बात है, ये डायग्राम पता नहीं वो बनी हुई है कि नहीं, बहरहाल यहाँ हाँ मेरे ख्याल है बनी हुई है बुक के अंदर, तो आप भी देख लीजिएगा। तो एक मीटर की ना पूरी स्टिक है हमारे पास, और उसको ज़ाहिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हमने ये एक लीवर लगा के तो उसको बैलेंस किया हुआ है, रखा हुआ है। उसके साथ अब 2 वेट हमने लटकाए हुए हैं। एक वेट इधर है जो 40 सेंटीमीटर उसके सेंटर से फासला है, और एक वेट इधर है जो 4 न्यूटन का है। इस वाले वेट का नहीं हमें पता, ठीक है, और यह जाहिर है यही फाइंड करना होगा। और ये वाला जो 4 न्यूटन वाला है वो 30 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो जब भी ये सीसा वाला चक्कर आता है कि दरमियान में घूमने वाला पॉइंट है, मरकज़ है, और उसके एक तरफ इधर से टार्क बन रहा है, एक इधर से टार्क बन रहा है, तो डेफिनेटली वो टा 1 इज इक्वल टू टा 2 कि हमने उनको बैलेंस करना होगा। यहाँ उसने लिखा हुआ है इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द अननोन वेट W। तो वही टा 1 इज इक्वल टू टा 2। अब ये दोबारा समझ लें कि ये वेट इंटू 40 सेंटीमीटर, ये 4 न्यूटन इंटू 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं, करवाना चाहिए। वैसे इस सवाल में कन्वर्ट किए बगैर भी आंसर आ जाता है, लेकिन जब भी आप सेंटीमीटर आए मीटर ज़रूर बना लिया करें। तो टा 1 इज इक्वल टू टा 2 कैलकुलेट करना है। तो टा 1 जो है वो ज़ाहिर है उसमें वेट W, ये वाला वेट ज़ाहिर है यूज़ होना है, और उसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ होगी। तो 40 को हमने 100 पे डिवाइड करके 0.4, तो W इंटू 0.4 ये वेट और ये उसका ये, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर टा 1 बनेगा। अब टा 2 के लिए भी ज़ाहिर है हमने यही काम करना है। सेकेंड जो टार्क है तो उसके लिए वेट हमारे पास गिवन है 4 न्यूटन। वेट और फोर्स बराबर होते हैं, ये मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि जो वज़न होता है उतनी ही कुव्वत लगा रही होती है वो बॉडी, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ वेट आए समझेंगे फोर्स ही है टार्क के फार्मूले में। L 30 सेंटीमीटर है, उसको भी 100 पे डिवाइड करें 0.3 आ जाएगा। अब टा 2 जो है W इंटू L है, तो वेट भी है L भी है दोनों, तो अब दोनों को आपने बराबर रखना है, उनकी वैल्यूज़ लगानी है। W चूँकि फाइंड करना है 0.4 ने इधर आके डिवाइड में आ जाना है, तो इनको मल्टीप्लाई करें 1.2, 0.4 पे डिवाइड करें, ये सारा काम कैलकुलेटर में, तो 3 न्यूटन हमें वेट जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट जी 4.4, यहाँ पे भी पिछला वाला केस ही बन रहा है। सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर ईच एंड। वही बात तो आ गई ना कि दरमियान में हमने उसको फिक्स किया हुआ है, जैसे नीचे लीवर लगाया हुआ है, और अब बजाय वेट उसके लटकाने के 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सेम चीज़ है, सेम सिनेरियो है। चाइल्ड ए वेज 30 kg। अब ए जो बच्चा है उसका जो मास है उसके अंदर वो 30 kg है। अब ये वेट नहीं है, ये 30 kg है, मास है। और आपको पता है वेट बनाने के लिए मास को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेविटी। W इज इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी, तब वो वेट आता है और वेट फोर्स होती है। तो जब भी kg आएगा उसको 10 से ज़रब देनी है, फिर वो वेट या फोर्स बनती है। तो 30 kg बच्चा है और वो 2 मीटर के फासले पे है, तो ये उसका लेंथ हो जाएगी, L हो जाएगा, जो मोमेंट आर्म है, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड बी है, तो उसका जो मास है वो 40 kg है, ठीक है, इसको भी 10 से ज़रब देंगे, 400 हो जाएगा ये, और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 है। तो हर चीज़ वो आ गई ना कि दोनों लेंथें हैं, दोनों वेट हैं। तो इससे फिर हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है जी, फाइंड अल्लाह ही जानता
जानते हैं क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, दोनों साइडों पे टार्क कितना कितना बन रहा है वो फाइंड करना है। और फिर क्या करना है, एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों टार्क फाइंड कर लिए और फिर हमने देखना है कि क्या वाकई वो सीसा बैलेंस में है या नहीं है इस सिचुएशन के हिसाब से। तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा काम है, ये हल्की सी डायग्राम मैंने बना ली है। चाइल्ड ए उसी तरह मास 1 जो है वो 30 है, वेट के लिए m और g को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें वेट आ गया, वेट और फोर्स सेम होती है, लेंथ उसकी 2 मीटर है तो टार्क के लिए दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 600 न्यूटन टार्क मिल जाएगा चाइल्ड ए के लिए। चाइल्ड बी के लिए वही सारा सीन, मास लिखें उसका, वेट के लिए मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं 400 हो गया, लेंथ उसकी 1.5 है तो फार्मूला लिखेंगे टा2 इज इक्वल टू F2 इंटू L2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 600 न्यूटन आएगा। और चूंकि टा1 और टा2 दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों टार्क बराबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सीसा जो है वो बैलेंस में होगा, सिंस बोथ टार्क्स आर इक्वल टू ईच अदर सो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब 4.5 में क्या करना है जी, अ क्रॉबर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स, कहता है एक बॉक्स है और उसको हमने उठाना है, रेस दे के उठाना है। तो ये ना एक पता नहीं, ये पुरानी एक चीज़ होती थी, अब उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कि वो सुलाह होती है लोहे की और ऐसे एंगल पे बनी होती है, तो एक तरफ से इधर एक साइड से ऐसे थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है और दूसरी साइड से हैंडल नुमा या वो भी एक इस तरह के बना होता है गुलाई में, जैसे ये फिगर बनी हुई है। तो वो एक तरफ से रेस देगा ना उसको उसके नीचे घुसा के और दूसरी तरफ से प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ ऊपर उठ जाती है। तो बहरहाल ये उस तरह की कोई चीज़ है। अ क्रॉबर इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स, बॉक्स को हमने लिफ्ट करना है, उठाना है एज शोन। इफ द डाउनवर्ड फोर्स, अब यहाँ पे क्योंकि कुव्वत हमने यहाँ लगानी है तो उसकी वजह से ये चीज़ उठेगी ना, तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कितनी है, 250 न्यूटन की, ये हम उस पर लगा रहे हैं। इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, इधर यहाँ पे। हाउ मच वेट ऑफ द अदर एंड बियर, कहता है यहाँ पे फिर कितना वेट जो है वो उठाया जा सकेगा, ये जो हम 250 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखें टार्क वाला ही इफेक्ट आना है, आगे कुछ और चीज़ तो नहीं कह रहा। द क्रॉबर इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, अब ज़ाहिर है उसका अपना वेट भी होता है, उसको भी ओवरकम करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन ज़ाहिर है उसको फिर हम फिलहाल साइड लाइन रखेंगे क्योंकि हमने बाकी कुछ और चीज़ चेक करनी है। तो दो काम है, देखें अब यहाँ फोर्स लगेगी और ये देखें ये जो जाके कहाँ ज़मीन को टच कर रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो टच कर रहा है इस जगह पे। और ये देखें उसने बताया हुआ है कि जहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो और जहाँ वो टच हो रहा है वो लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो ये वाली फोर्स की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो ये फोर्स होगी और ये उसका मोमेंट आर्म होगा। तो ये टार्क नंबर 1 जो है वो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे क्योंकि जहाँ पे दूसरा टार्क है इसकी वजह से इस तरफ से जो चीज़ ऊपर को उठ रही है, ठीक है, तो उधर जाहिर है उसके वेट का हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है, वो W हो जाएगा, वो वेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इधर से उसकी भी लेंथ वो 5 सेंटीमीटर शायद दी हुई है, तो ये सारा हम लिखेंगे। F1 फोर्स जो पहले वाली थी 250, लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर है, फिर हमने उसको 100 पे डिवाइड करना है तो 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। F2 यानी कि W वो हमने फाइंड करना है कि जितना वो वेट उसका उठाया जा रहा है और उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे ये। अब फार्मूला वही यूज़ करेंगे, टा1 इज इक्वल टू टा2, F1 इंटू L1, F2 इंटू L2। ये हमारी पहली वाली फोर्स है जो हम हैंडल पे लगा रहे हैं, वो 250 थी, तो हमने देखा था ना हैंडल का ओरिजिनल जहाँ तक टच हो रहा है उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था, तो वो 0.3 आया। तो ये दोनों और उधर से वेट उस बॉक्स का और साथ उसका जो 5 सेंटीमीटर था, तो उसको 100 पे डिवाइड किया था, तो दोनों इक्वल रखेंगे। अब जस्ट इन दोनों को ज़रब देनी है और 0.05 ने जाके उनको डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे सीधा कर लें उसको, तो 75 ऊपर वाली चीज़ बन रही है, नीचे उससे डिवाइड करेंगे 1500 न्यूटन। तो 1500 न्यूटन का जो वेट है वो हम उसकी वजह से उठा पाएंगे। अब देखिए मज़े की बात कि फोर्स आप कितनी लगा रहे हैं, 250 न्यूटन, और चीज़ जो थोड़ा सा उठा रहे हैं ऊपर वो कितनी उठा रहे हैं, 1500 न्यूटन की। तो ये इन लिवर्स और इन चीज़ों का ये इंसानों को फ़ायदा होता है कि हैवी चीज़ें हम थोड़ी फोर्स लगा के उठा लेते हैं। ये ज़ाहिर है अब आपको तफसीलन ये चीज़ें तो नहीं उन्होंने पढ़ानी, ये हमने वैसे पढ़ी थी एक दफ़ा 6, 7, 8 में कहीं पढ़ी थी, लिवर का फ़ायदा क्या होता है, बाकी चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है, ये किसी टाइम पढ़ा था। अब ज़ाहिर है उस सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है।
ओके जी, 4.6 क्या करना है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, ये दोबारा से वही रेंच आ गया, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी टार्क प्रोड्यूस करने के लिए ये उसका मोमेंट आर्म है 30 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है 0.3 बन जाएगा। इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट टू ऑपरेट इज़ 150 न्यूटन। अब यहाँ टार्क उसने दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना, तो वो पहले से मौजूद है 150 न्यूटन मीटर। तो कहता है इतना टार्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कितनी लगाएंगे। तो फार्मूला तो वही यूज है, टा इज इक्वल टू एफ इंटू एल, तो वो फार्मूला जस्ट हमने लगाना है, टार्क की वैल्यू लगाएंगे, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, एल गिवन है, तो फोर्स कैलकुलेट करनी है, 0.3 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 500 न्यूटन फोर्स हमें पता चल जाएगी कि इतनी फोर्स लगाएं तो 150 का टार्क जो है प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। आगे चलें जी, 4.7 में अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, एक बाल है जिसका वजन कितना है 5 न्यूटन, उसको हमने किसी रस्सी के साथ बांध के हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, फांसी दी हुई है उसको। इज पुल्ड टू द राइट, उसको राइट की तरफ खींचते हैं, ऐसे ज़ाहिर पेंडुलम की तरह वो लटका हुआ है, तो उसको हमने फोर्स लगा के आगे की तरफ लेके जाना है, राइट की तरफ, सीधी तरफ। ओके, बाय हॉरिजेंटल फोर्स, क्योंकि अब ऐसे लगेगी ना फोर्स हॉरिजेंटल, क्योंकि वर्टिकल ऐसे होती है, तो फोर्स हम ऐसे लगा के उसको आगे लेके जाएंगे ना, तो ये आगे मेरा शक्ल बनी हुई है। द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रोप जो है 60 का एंगल बना रही है विद द सीलिंग, जहाँ से हमने ऊपर से उसको लटकाया हुआ है। जैसे जब लटकाया होता है, अभी फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो 90 डिग्री एंगल पे लटका होता है, लेकिन जब हमने फोर्स लगा के उसको साइड पे किया है, तो अब उसका एंगल जो है वो 60 का बन रहा है, ये उसने बताया हुआ है। आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ, यानी कि फोर्स एफ हमने उस पर कितनी लगाई वो कैलकुलेट करें, और उस रस्सी के अंदर जो टेंशन बन जाएगी वो आपने कैलकुलेट करना है। अब ये सारी चीज़ हमें समझ आएगी डायग्राम के ज़रिए से। तो ये देखें, डायग्राम बड़ी सिंपल सी है कि ये सीलिंग है और ये नॉर्मली उसने यहाँ लटके होना था इधर को, तो हमने फोर्स लगाई है, तो फोर्स लगा के उसको बाल को साइड पे कर दिया है, और जाहिर है कि अब ये रस्सी जो है वो टेढ़ी आ रही होगी ऐसे, तो सीलिंग के साथ वो 60 का एंगल बना रही है। ठीक है, अब चूंकि यही एक है तो इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे ये एंगल वाली जब भी फोर्स आती है तो उसका एफ एक्स और एफ वाई हम बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ ज़रूर बनाएंगे, लेकिन साथ डाटा लिख लें। वेट उसने दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो ज़ाहिर है हम लिख लेंगे, एंगल उसका 60 डिग्री है वो हम लिख लेंगे, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये डाटा है सवाल का, जिसका ज़ाहिर है मैंने बताया कि एक नंबर होता है, और मैंने अभी बताया ना कि इस फोर्स के, ये वाली जो फोर्स है, अब ये मज़े की बात कि इस फोर्स के कंपोनेंट भी नहीं बना रहे, इसको कंफ्यूज नहीं करना। वैसे तो फोर्स इसको कह रहे हैं, लेकिन ये जो टेंशन होती है ये भी बेसिकली फोर्स ही होती है। तो और फोर्स आपको पता है, जब भी हम वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो इतने का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ पे कौन एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये टेंशन बना रही है एंगल, तो टेंशन को एज ए फोर्स लेके उसके कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, तो इसका जो y कंपोनेंट है वो ये वाला बनेगा, वो जो जिसको हम कहते हैं f साइन थीटा। अब यहाँ पे चूंकि t है तो t साइन थीटा, और ये जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा जिसको x कंपोनेंट कहते हैं वो t कॉस थीटा होगा, और वो किसके बराबर होगा, इसके f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, tx जो है, तो बहरहाल ये काम हमने करना है। तो हमारा ये जो ज़ाहिर कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है एडजस्टिंग, क्यों लिखा है, क्योंकि एफ की जगह पे वहाँ पे टी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों है, तो हमने एफ की जगह पे यहाँ पे टी यूज़ करना है। ठीक है, तो इस एफ की जगह पे भी टी, तो देखें इस एफ की जगह पे भी टी, लेकिन इस साइड पे ये चीज़ें चेंज है। एफ एक्स हमारा जो है ये वाला पार्ट था ना, तो ये वाला पार्ट एफ है, तो देखें मैंने एफ एक्स की जगह पे एफ यूज़ किया है, और एफ वाई पार्ट जो है वो ये वाला है, तो एफ वाई पार्ट जो है बेसिकली ये देखें ऐसे लग रहा है, तो उसके अपोजिटली ये इधर वेट लग रहा है ना इधर से इस तरफ को, तो वेट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, तो इस वाले पार्ट को हम W वेट के बराबर कह लेते हैं, तो एफ वाई की जगह पे W यूज़ कर लें। अब ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, यहाँ से F भी निकल आएगा, W भी निकल आएगा। तो ये जो भी मैंने पार्ट समझाया ना, ये ज़रा समझ के तो फिर इस तरह से ये फार्मूला डेवलप होता है। अच्छा, अब क्या करना है, अब तो जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। तो पहला जो फार्मूला है, सॉरी पहले से नहीं होगा, पहले सेकंड से होगा, क्योंकि सेकंड की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। W वेट उसने दिया हुआ है 5 न्यूटन, वो आप लिखें। T हमने कैलकुलेट करना है, और एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यूज़ कर लें। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री 0.866 होता है। T कैलकुलेट करना है, ये उधर जाके 5 को डिवाइड करेगा, 5 ओवर दिस वन, साथ में सीधा कर देता हूँ ना, T इधर और वो उधर।
तो 5 को इस पर डिवाइड करें 5.77, ये ऑलमोस्ट 5.8 होता है, बुक में उसने 5.8 लिखा हुआ है। तो टेंशन हमें पता चल गई इतनी है। अब दूसरा जो पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट F = T cos थीटा, उसको हम यूज़ करेंगे। अब F हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन हमने कैलकुलेट कर ली है 5.8, वो यूज़ करेंगे। थीटा 60 डिग्री था, cos 60 डिग्री 0.5 होता है, उसको इससे मल्टीप्लाई करें 2.9, तो ये हमें फोर्स भी मिल जाएगी। डन हो गया, ये हमारा 4.7। अब चलते हैं 4.8 में, और ये 4.8 एग्जैक्टली वो 4.5 जो एग्जाम्पल थी, 4.5 है कि 4.4 है, ये बिल्कुल उसकी फ़ोटोकॉपी है। बिल्कुल वैसे ही करना है कि इसमें भी एक पिक्चर है जिसको हमने हैंग किया हुआ है, 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, पिक्चर का जो अपना वेट है वहाँ थोड़ा था, यहाँ पे 200 न्यूटन है तो ठीक है। और यहाँ पे भी देखें जो दोनों हमने रस्सियाँ लटकाई हुई हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2-2 मीटर दूर है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जितना वजन इसका है 200 न्यूटन, वो आधा आधा इधर टेंशन्स में डिवाइड हो जाना है, यानी ये भी 100 आना है आंसर T1, और T2 भी 100 आना है। लेकिन अगेन ये हम ज़ुबानी बता रहे हैं, हमें पूरे वो स्टेप्स उसको बना के देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी वो सारे स्टेप जैसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल में स्टेप थे, सारे वैसे के वैसे हम कॉपी फॉरवर्ड कर लेंगे। टोटल अपवर्ड फोर्स T1 + T2, जैसे हमने बताया कि उसके ऊपर वाली फोर्सेस ये दोनों हैं। डाउनवर्ड फोर्स W है डेफिनेटली, और दोनों का सम, ज़ाहिर दोनों टेंशन्स का सम भी 200 ही आना है। बहरहाल T1 ये सारा स्टेप ना करें, छोड़ दें, क्योंकि ये तो फिर पहले ही पता चल गया कि कितना है। तो T1 कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है। अगेन जैसे वहाँ लिखा था कि कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, क्योंकि ना इधर से कोई फोर्स लग रही है ना इधर से फोर्स लग रही है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए समेशन Fx 0 है। Fy पार्ट है डेफिनेटली, और Fy पार्ट वही है कि इधर से टेंशन्स ऊपर को जा रही हैं, वेट नीचे को जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। T1 + T2 - W = 0, जैसे वहाँ किया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लेंगे। अब यहाँ पे भी वही समझेंगे कि 2 टार्क हमने प्रोड्यूस करने हैं, तो ये जो B पॉइंट है ये वाला हमारा मरकज़ है, इसको मरकज़ मानते हुए एक इस वाली का हम इस टेंशन का एक टार्क डेवलप करेंगे, और एक इस वाली टेंशन का टार्क डेवलप करेंगे। इसका जब टार्क डेवलप करना है तो इसके लिए वेट जो है उसके लिए मेन कंसिडर होगा, और वेट का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बनती है, तो उसका मोमेंट आर्म सिर्फ ये 2 मीटर होगा। तो 2 मीटर यानी 2 × W 200, तो इसका जो टार्क बनना है इस साइड वाला T2 वो क्या होगा 200 × 2, वो देखें ये 200 × 2, T2 जो है T2 जो है 200 × 2, और दूसरी साइड वाला जो A साइड वाला है उसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनती है वो 4 मीटर है, क्योंकि इसी को हम सेंटर ले रहे हैं, इसको मरकज़ मान के हम चल रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है इसकी लेंथ जो है वो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी 4 मीटर, और इसकी जो वेट होगा वो बेसिकली हमें नहीं पता, तो वो टेंशन का नाम रख लेंगे कि T। तो T1 × 4, तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे T1 × 4। तो बस अब ये 200 × 2 करें 400, 4 ने जाके उसको डिवाइड करना है, तो T1 जो वो 100 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था आधी आधी डिवाइड होनी है, तो 100 उधर 100 उधर, तो T1 100 आ गया। इस वाले फार्मूले को फिर दोबारा यूज़ करेंगे, ये लिखेंगे T1 की वैल्यू है, वेट की वैल्यू है, दोनों उठ के दूसरी तरफ चले जाएंगे ताकि T2 फाइंड हो जाए, और 200 में से ये 100 माइनस होगा तो ज़ाहिर है 100 फिर आ जाएगा। तो T1 भी 100, T2 भी 100। 4.9 यहाँ क्या करना है जी, 1 गर्ल ऑफ 30 kg, एक लड़की है 30 किलो की, M1 30 kg है, सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। ये फिर सीसा वाला केस आ गया कि उससे 1.6 मीटर दूर है, तो उसकी जो लेंथ है वो जो मोमेंट आर्म बनना है वो हमें 1.6 मिल जाएगा। अनदर गर्ल ऑफ 40 kg, एक और लड़की है 40 kg की, उसका भी ज़ाहिर वेट बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके। वांट्स टू सिट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे उसने बैठना है, बी साइड पे, लेट्स सपोज ये मैंने खुद से बनाई है। सो दैट द सीसा रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कहाँ पे बैठे कि वो इक्विलिब्रियम हो, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल वाले सवालों की तरह है। ज़ाहिर है अगेन क्या करेंगे, इधर का टार्क नंबर 1 कह लेंगे, इधर का टार्क नंबर 2 कह लेंगे। इधर का क्या बनेगा कि इसका अपना जो वेट है 30 kg है, और ज़ाहिर है उसका वेट कितना हो जाएगा 300, 10 से ज़रूरत देनी है ना, तो वेट नंबर 1 300, लेंथ उसकी 1.16 है, तो ज़ाहिर है टार्क उसका बन जाएगा। इसी तरह जब दूसरी साइड पे आए तो उसका मास 240 kg है, वेट ज़ाहिर है 400 हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 400 हो गया। और लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है कि उसने कितना दूर बैठना है, वो लेंथ आपको चाहिए। तो ज़ाहिर है इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कंडीशन है कि दोनों तरफ के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बराबर होने चाहिए। तो W1 × L1, W2 ×
L2, तो ये वेट्स वैल्यूज़ हैं हमारे पास ऊपर जो लिखी हैं सारी, और ये इधर 400 है, L2 फाइंड करना है, तो 400 इधर जाके इनके ओवर में आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 480 को 400 पे डिवाइड करें 1.2। ये मैंने स्पीड से इसलिए करवाया कि ये एग्जैक्ट 3-4 दफ़ा हम ये काम पीछे करके आए हैं। लो जी 4.10 यानी 4.10 कह लें कि ये लास्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल, और इसमें क्या करना है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे ये है कि ये ज़ाहिर सीलिंग है, यहाँ से हमने रस्सी को बांधा हुआ है, और रस्सी के ऊपर अगेन वही समझ लें कि फोर्स लगा के उसको यहाँ ले आए हैं, और जाहिर है कि यहाँ वेट, ये वही अगेन पिछली जो एग्जांपल थी उसकी तरह का ये सारा जो पीछे हमने की एग्जांपल थी कि न्यूमेरिकल था बहरहाल। तो वेट जो है उसका 150 न्यूटन है। अब इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होनी है, तो टेंशन इस रस्सी में भी है और इधर की भी रस्सी उसने बनवाई हुई है, वहाँ उस सवाल में इधर वाली रस्सी नहीं थी। तो कहता है ये वाली रस्सी में कितनी टेंशन है, तो ये वाली रस्सी में कितनी टेंशन है। तो अगेन चूंकि यही एक फोर्स है ये वाली, बेसिकली फोर्स भी कहाँ से आनी है, इस वेट की वजह से आनी है। और आपको मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल समझाई थी कि ये जो टेढ़ी वाली चीज़ आ रही होती है इसी के कंपोनेंट करते हैं। तो ये टेढ़ी वाली चीज़ क्या है, T1, तो T1 के 2 कंपोनेंट करने हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो T1 का वो F cos थीटा और F sin थीटा वो हमने बनाना है। तो T1 कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है, वेट हमारे पास 150 है। रिजॉल्विंग T1 इट्स विच कंपोनेंट, देखे ना ये वाली, क्योंकि जो एंगल बना रही है उसके कंपोनेंट करने हैं। अब ज़ाहिर है एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम T1x, क्योंकि खुद वो T1 है ना, Fx जैसे हम कहते हैं, ये Fx है, तो ये F हमारा T1 ही है ना, तो Fx इज इक्वल टू F cos थीटा होता है, यानी T1 cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यूज कर लेंगे हम। अब T1x जो है वो T2 के बराबर है, क्योंकि देखें जब ये वाले पार्ट का आपने x कंपोनेंट बनाना है ये वाला, और y कंपोनेंट ज़ाहिर है इधर को या इधर को बना लें, ये वाला बनना है, इधर को बना लें, ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा समझ आने वाला है। तो x कंपोनेंट जो है जो इधर बन रहा है वो बेसिकली यही टेंशन बनेगी ना, उसी की लाइन ऑफ एक्शन के अंदर है, ठीक है। तो x कंपोनेंट बेसिकली T2 हमें दे देगा, तो T1x जो है वो T2 है, तो इसकी जगह पे आपने T2 लिख देना है, और T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने T1x कहा उसी तरह से T1y भी कह सकते हैं। तो T1y क्या होगा, T1 sin थीटा, वो था ना x वाला कंपोनेंट जिसमें cos थीटा आता है, y वाले कंपोनेंट में sin थीटा आता है, तो वो हम यूज करेंगे। लेकिन इसका फायदा हमें होगा क्योंकि T1y जो है y वाला कंपोनेंट ये वाला है, तो वो आपको पता है वो इसी के वो उसके लाइन ऑफ एक्शन के अंदर है, तो ये वाली टेंशन उतनी ही होनी है जितना वेट है। तो T1 ये जो y वाला पार्ट है, T1y वाला, वो बेसिकली 150 न्यूटन वेट के बराबर है। तो ये देखें T1y की जगह पे हम W यूज कर लेंगे, T1 sin थीटा को हमने इधर लिख लिया। अब ये वैल्यूज लगाएंगे, W है हमारे पास sin 60 डिग्री, हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे जाके डिवाइड करेगा तो T1 अकेला हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि T1 कितनी है, 173। तो ये वाली जो टेंशन है ये हमें मिल गई T1 के, वो इतनी है। अब T2 चाहिए, तो T2 के लिए हमने अभी फार्मूला ऊपर बनाया था कि T2 होता है T1 cos 60। तो T1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो फार्मूला लिखेंगे दोबारा, T1 की ये जो वैल्यू आई है वो पुट कराएंगे, cos 60 डिग्री एंगल तो वही है 0.5, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 86.6। तो इस तरह से करके ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन, इसको T1 हमने कहा था, इसको T2 कहा था, ये कैलकुलेट हो जाती है। सो दैट्स इट, ये हमारे सारे न्यूमेरिकल हो गए। थोड़े से ज़रा बाज़ औक़ात बीच में थोड़े से मुश्किल हैं, तो उनको ज़रा 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको वो आ जाएंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।